होता है, आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगा, नेगेटिव आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होगा। और इसमें क्या सब होगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होगा, आयन भी होगा, और दोनों होगा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर फिक्स्ड एंड ऑल्सो रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। Secondary valency of metal directly bonded in fixed characteristic spatial arrangement which give geometry of coordination polyhedra, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है फिक्स ज्योमेट्री में। अब ये ज्योमेट्री कैसे आएगा वो पढ़ना है आगे। ज्योमेट्री कैसा कैसा होगा, दो चार नाम लिखे थे, स्क्वायर ब्रैकेट, टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, क्या ठीक है ना। अब ये सब तो क्वेश्चन बनाए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन फार्मूला बताइए, उसका सेकेंडरी वैलेंसी बताइए और फार्मूला लिखिए, लिखा जाएगा ना। हाँ ये सब मेडिकल आईआईटी वाला क्वेश्चन सब था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस, डबल साल्ट KCl MgCl2, दो सिंपल कंपाउंड को जब जोड़ देते हैं एक साथ लिखते हैं उसको डबल साल्ट कहते हैं, सिंपल था। ये भी देखो ApSO4 NH4 होल 2 SO4, दो मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हुआ है। यहाँ देखो KLS, K के साथ भी SO4 है, L के साथ भी। यहाँ भी इसी तरह से इसको पहले लिख देता था लोग, नहीं ऐसे ही कैसे लिखा हुआ था CONHCl3 और 5 या 6 NH3, डबल साल्ट ही जैसा लिखा था। लेकिन बर्नर साहब कहने की ये गलत, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, है ना। इसको लिखने का तरीका उन्होंने बताया, आप इस तरह से लिखिए COCl3 5NH3, आप इसको इस तरह से लिखिए, है ना, कि जो इसमें से आयोनाइज हो जाता है वो बाहर और जो आयोनाइज नहीं होता है वो अंदर। चलिए अब इसके आगे आज लगेगा जैसे शुरू ही हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए ना कुछ टर्म हो जाता है, टर्म्स कुछ जो स्पेशल इसी चैप्टर में इस्तेमाल होता है ना। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म, पहला कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, इंटिटी बोलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन इंटिटी, देखो कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या होता है पहले समझ लेना कि क्या होता है। जैसे CO लिखे यहाँ पे NH3 5 बार, ये वो कंपाउंड पहले से लिखा हुआ ही था ऐसा Cl, और बाहर में Cl2 लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये तो बोल रहा है कोई जी, सुनेगा तो ना, ये सब ऐसा है ना कि सुन लेगा आज और बाल बच्चे को भी कह देगा। ये जो देख रहे हो ना ये वाला, ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहलाता है, ये वाला देखो, ये वाला जिसमें ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। आर्नी कोऑर्डिनेशन इंटिटी में मेटल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायंस, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना चीज रहेगा वो सब आ जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन इंटिटी में मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन इंटिटी, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम, anion and neutral molecule, है ना। क्या बोले सुने, कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या होता है, तो सेंट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन इंटिटी, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम, एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और जब
एक दो का मुंह देखते हैं। तो भाटीज कोऑर्डिनेशन जीटी का आंसर लिखना पड़ता है हमको। तो कैसे लिखेंगे भाटीज कोऑर्डिनेशन जीटी, कैसे लिखेंगे? ये तो लिख दिए ऐसे ही जनरली भाई, इतना सब एक कोऑर्डिनेशन जीटी है ना। तो भाटीज कोऑर्डिनेशन इन जीटी क्या कहेंगे तब? है तो यही जो है सामने में, मेटल एटम, यहीं से शुरू करेंगे, वही बतवा लिखेंगे लेकिन थोड़ा कोल्ड एज करके लिखेंगे तो बिहार बोर्ड टाइप हो जाता है। मेटल एटम, एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर collectively called as, collectively called as coordination entity। है ना। ये देखो यहाँ पे मेटल एटम दिख रहा है, सुनते जाना, मतलब कि आई तो पक्का पक्की लिख ही देना है, इस सब में कहीं कोई दिक्कत थोड़े होना है, टर्म है। मेटल एटम दिख रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, एनायंस भी दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन जीटी देखो, इन टीटी जो वर्ड है ना, एक्चुअली में कभी, अब कभी क्या, आज ही कितना का मन करेगा हो कि आज थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक नहीं लग रहा है, चलो मुर्गा बनाते हैं। तो मुर्गा बनाते हैं तो एक आदमी मुर्गा का इंतजाम करेगा और उसमें फिर प्याज लगेगा, लहसुन लगेगा, मसाला लगेगा, गरम मसाला लगेगा। तो ये सब हो गया मुर्गा बनाने का एंटिटी। मुर्गा बनाने का एंटिटी में मुर्गा भी हो गया, साथ में प्याज लहसुन भी हो गया। वैसे ही एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो एगो सेंट्रल एटम चाहिए होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन। मैंडेटरी नहीं है कि एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों रहे, केवल न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रह सकता है, या केवल एनायन भी रह सकता है, या फिर दोनों रह सकता है ना। एग्जैक्टली वही बात है कि मसाला, गरम मसाला बाद में खोज रहा है, ये नहीं ले भी नहीं किया तो अब क्या करेगा? अब उतने से चला जाएगा काम। तो चाहे दोनों चाहे एक। इंटिटी का मतलब समझाए, इंटिटी का मतलब और ज्यादा कुछ होता नहीं है, इंटीग्रेंट्स होता है, जो आप कर रहे हैं उसके लिए समान सब चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए इतना ही चीज चाहिए। जल्दी दूसरा, ये जो कोबाल्ट देख रहे हैं, लिखो तुम कह रहे हो गया, तुम कह रहे लिखे नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ वो तो सब मुर्गा उर्गा बनाना सपोर्ट में, आपके दिमाग में लंबे समय तक बात रहे, इसके लिए सब बात कहा जाता है। और एक आध को लग ही जाता बनाने में कि फलना को कह रहे हैं लाने, है ना। तो उस समझने के लिए इंटाइटी का मतलब क्या होता है। उस मेटल को जो कोबाल्ट लिखे हो उसको सेंट्रल एटम कहते हैं, है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेंट्रल एटम, है ना। बाकी जिससे सब जुड़ा रहेगा, डिफिनेशन वही देंगे। बड़े यस सर बोला ही नहीं आज तक कभी, जब बोलता है तो नहीं है सर कहता है। हो गया। तो कोबाल्ट इसमें क्या था? सेंट्रल एटम था। कोबाल्ट इसमें सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम मेटल वाला जो है ना, वो उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। दूसरा दूसरा टर्म सेंट्रल एटम, दूसरा टर्म सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम जनरली मेटल होगा। पहले से भी किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, उसी को सेंट्रल एटम कहते हैं। तो यहाँ भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन ही तो अंदर में है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो मेटल एटम ही होगा, इसलिए मेटल एटम को क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम। मेटल एटम from which all anions or neutral molecule bounded in coordination entity called as सेंट्रल एटम। और ये जो सेंट्रल एटम है वो जनरली कैसा होगा? तुम लोग जानता है, सेंट्रल एटम्स आर जनरली ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक में पढ़े थे। सेंट्रल एटम जनरली क्या होगा? तो ट्रांजिशन मेटल होगा। एक कैरेक्टर और होता है, ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होगा? कारण तुम ही लोग बताया था पिछले दिन, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो सेंट्रल एटम को हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। सेंट्रल एटम वही होगा जिसको वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और केमिस्ट्री में जिसको वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, खाली है ना ऑर्बिटल, तो उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो सेंट्रल एटम्स आर जनरली लुईस एसिड, है ना। सेंट्रल एटम्स आर जनरली लुईस एसिड। सेंट्रल एटम आर जनरली लुईस एसिड। कारण क्या लिख देंगे? सिंस दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। सेंट्रल एटम जनरली लुईस एसिड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी वाला परीक्षा में आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड इन द कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल? तो एसिड बेस अमोनिया लोग खोजते रहता है, और रहता है वो मेटल एटम, है ना। जो मेटल है ना वही लुईस एसिड है। कोबाल्ट, प्लेटिनम, निकेल, आयरन, ये सब इस्तेमाल करेंगे। FeCN6 बाहर में K4। कौन है सेंट्रल एटम जरा बताइए? सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम Fe यानी कि आयरन। कौन है लुईस एसिड बताइए? Fe, है ना। बस यही सब बातें तो ध्यान में रखना रहता है। CONH3 हॉल 4 Cl2, बाहर में एगो Cl लिख देंगे, क्या दो गो अंदर लिख दिए। कौन है सेंट्रल एटम बताइए? CO, कोबाल्ट। लुईस एसिड भी इसमें कौन है बताइए? ऐसा नहीं कि Cl वगैरह को लिख देना, तुम लोग का सॉफ्ट टारगेट बन जाता है वो कि अच्छा एसिड पूछता है HCl था तो इसमें Cl है, HNN है खाली। ओपन मशीन रख ले यार तू लोग, लिखने दो, बाकी भी तो लिख रहा है बेचारा। सेंट्रल एटम लुईस एसिड होता है। सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही पार्ट होता है।
नाउ द टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हो गया, लिखिए ना, लिखिए लिखिए लिखिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज ही लिखने में दिक्कत है, ऐसे तो दिखाई पड़ रहा होगा सबको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अरे जिसको बंद कर दिए थे कल पूरा का पूरा, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो कहे ना कि सॉल्यूशन में निकला नहीं, तो निकला नहीं तो इसको बर्नर साहब क्या कर दिए, पहले मुझ पे हाथ रखे और सबको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर, उसी को, वही बंद को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और क्या हो, है ना, सब उसी में है। देखो कैसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, इसी में से इसको निकाल लिया, सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही पार्ट है। कुछ देर में बताने वाले हैं कि ये अमोनिया और Cl इसको लिगैंड कहेंगे, है ना। फिलहाल ये बता दें कि ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है इसमें, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बंद करते हैं, इसको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, है ना, स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसी डिफिनीशन में जोड़ना है, मेटल एटम, एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और आगे बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्टिकुलर ज्योमेट्री होगा, ये स्फीयर कोई हेक्सागोनल होगा, कोई टेट्राहाइड्रल होगा, जो बर्नर साहब लास्ट में बताए थे, है ना। इसके बाहर में जो लिखेंगे उसको काउंटर आयन कहेंगे। ये देखो, ये Cl जो है काउंटर आयन, और अगला में एक ठो में एग्जांपल यहां पर लिखे K4 इधर लिखे, देखो इसको क्या कहेंगे, काउंटर आयन, जो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। काउंटर आयन यदि मेटल हुआ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट में लिखेंगे, और यदि एनायन हुआ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में लिखेंगे। ये नियम बना हुआ है, ऐसे नहीं कि सर Cl इन्हें लिखते हैं, K4 इन्हें लिखते हैं, तो सर ज्यादा जानते हैं, हम Cl इन्हें लिखेंगे आज से, K4 इधर लिखेंगे, ये सब गलत बात होगा, है ना। वो रूल बना हुआ है, SI कन्वेंशन है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यदि आपको मेटल लिखना है तो आप कहाँ लिखिएगा, लेफ्ट में, और यदि आपको नॉन मेटल लिखना है तो राइट में। और ये कंसेप्ट आज से नहीं है साहब, लक्ष्मी जी और गणेश जी को देखते हुए ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लेफ्ट में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट में, है ना। रिसेप्शन में लड़का लेफ्ट में बैठता है, लड़की राइट में। हाँ, उल्टा बैठ के यदि रिसेप्शन कर लिए तो चलने वाला नहीं है हाँ, उल्टा नहीं बैठना है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरी बात करें तो सेंट्रल एटम हो जाएगा इसमें, सेंट्रल एटम अब इसमें काय के लिए जोड़े, छोड़िए, मेटल लिखते, मेटल, एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं, जितना बोले उतना ही, ई ना कि अपने रिसेप्शन में बैठ के देखते हुए नजर आइए दिमागी तौर से। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें मेटल होगा, एनायन होगा और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, a square bracket known as या called as coordination sphere। देखो, ये सब बात एकदम दिमाग में जाकर के एक बार बैठ ही जाना है ना, लिखने तो आपको आएगा ही,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। आने की डिफिनीशन, ये टर्म जो बनाया गया सिर्फ ही स्क्वायर ब्रैकेट के वजह से, कि भैया स्क्वायर ब्रैकेट आप नहीं दोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहलाएगा, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बंद करना ही होगा कंपाउंड को, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे यहाँ भी लिख देते हैं एक ठो कोई CONH3 हॉल 5 Cl और Cl2। अब इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को क्या कहेंगे, पूरा ब्रैकेट भी आ गया इसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर has characteristic definite geometry। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज कैरेक्टरिस्टिक डिफिनिट ज्योमेट्री, है ना। ये अंदर से लाइक टेट्राहाइड्रल, है ना। अब बात ये किया जाएगा ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, टेट्राहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर प्लेनर है, टीसी कर देंगे और क्या। नाउ द काउंटर आयन, जनरली लोग सम टर्म से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे ये समझ नहीं आता एगो CL बाहर दूगो CL बाहर, ये सब कैसे सर लिख देते हैं, है ना। तो हम भी 8-10 साल के मंथन के बाद वो बर्नर थ्योरी को आगे किए कि ना ये आगे ही होना चाहिए, NCERT में लिखा है आगे, सबसे पहले वही लिखा। तो हम लोग सम टर्म से स्टार्ट करके ही गड़बड़ करते हैं, तो उसी को पहले आगे बताओ तब जाकर के ये सब बताओ, है ना। ऐसे लगता है शुरुआत जैसा आसान आसान ये सब बात लगता है, और पहले में जो थ्योरी या एक्सपेरिमेंट आता है तो थोड़ा भारी लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी करना ही पड़ता है, लेकिन भारी लगा भी नहीं होगा। एक वो तो एक्सपेरिमेंट था, काउंटर आयन, द आयन रिटेन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। द एटम आयन मॉलिक्यूल, वाटर भी लिखा रहेगा कभी कभी, है ना, पूरा का पूरा वाटर लिखा रहेगा, कभी सल्फेट लिखा रहेगा, कभी खाली Cl लिखा हुआ था, अभी तो एटम नहीं था। द एटम आयन मॉलिक्यूल which retain outside the coordination sphere called as काउंटर आयन। कलेक्टिवली इसको आयन ही कहेंगे, लेकिन काउंटर लगा के काउंटर आयन, खाली आयन करने से गड़बड़ हो जाए। अब इसमें रूल था लिखने का, SI कन्वेंशन जो है, यदि मेटल होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट में, और यदि नॉन मेटल होगा
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में। इफ द काउंटर आयन is metal, it retain left of coordination sphere. If it is non-metal, और कभी कभी मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ज्यादातर वाटर मिलता है देखने को, it retain right to the coordination sphere. जैसे K4 FeCN होल 6, इसमें पोटेशियम इज द काउंटर आयन है ना। यहां तो एटॉमिक फॉर्म में ही लिखा है, अलग करेंगे तब कैटायन बन जाएगा, काउंटर आयन। और ये लेफ्ट में है, इसका मतलब है मेटल है ना। CONH3 होल 6, बाहर में Cl3, Cl को कह रहे हैं काउंटर आयन है ना, नॉन मेटल है, और ये राइट में है। यही तरीका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने का। तो मोटे मोटे तौर पे अभी हम लोग देख लिए कि ये फॉर्मूला में कौन क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना सब कुछ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसमें जो मेटल एटम है उसको सेंट्रल एटम सब लिख के जब स्क्वायर ब्रैकेट उसे बंद कर देते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर यदि लेफ्ट में कुछ लिखा है तो वो काउंटर आयन का नेचर कैसा होगा, मेटल होगा। और यदि राइट में लिखा हुआ है तो फिर नॉन मेटल होगा। बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत कह ही दीजिएगा। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बात करनी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन तीन तरह का होता है, न्यूट्रल भी होता है, नहीं तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन भी होता है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन भी होता है। यानी कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें, जैसे आयन तो दो तरह का था, एगो कैटायन है, एक ठो एनायन है ना। और जब न्यूट्रल होता था तो उसको एटम कहते थे। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्सेस को तीन भाग में बांटते हैं, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पढ़े? अगला टर्म कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसका नाम जानते हो ना जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्सेस लिख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कॉम्प्लेक्सेस तीन तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब कंपाउंड तो है नहीं, वो आयन है। तो एक तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और एक
कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, समझना इंपॉर्टेंट होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिस पे कोई चार्ज नहीं हो वो न्यूट्रल होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायोनिक होगा, जैसे नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंपल है। कौन क्या होगा हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे, फिर वहां पे चलते हैं। K4FeCN6 ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ था। अब इसको तोड़ेंगे दो भाग में, तो 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। बताओ इसमें क्या कोई शक है क्या? तो कॉम्प्लेक्स तो ये है, कॉम्प्लेक्स तो ये है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? तो इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना। तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसके बिना इस कॉम्प्लेक्स को समझना होता है कि ये एनायनिक है। माइनस लिखल नहीं रहता हमेशा बच्चा की तरह, है ना। दिक्कत वहां पे आता है कि अपने से दिमाग में आपका विजिबिलिटी होना चाहिए कि 4K निकल जाएगा तो इस पे 4 माइनस होगा, ठीक है। ये विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि वो लिखा रहेगा माइनस तब आप कहिएगा हाँ एनायोनिक है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कहिएगा कि चार्ज तो है ही नहीं था सर एनायोनिक कैसे कह दिए, कह दीजिएगा आप 2 क्लास के बाद, है ना। क्योंकि उस समय हम रफ्तार में कहेंगे इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कैसे हो गया, ये तो चार्ज है ही नहीं इस पर। इसके लिए बता रहे हैं आज, ठीक है, कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा इसी को, ठीक है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे, तो अब पहचानिए जिसमें लेफ्ट में मेटल लिखा रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, ठीक है कि नहीं। और यदि COCl था, NH3 था, NH3 था और Cl3 बाहर में था। अब जरा इसको तोड़ के देखिए तो क्या करिएगा, CONH3 तो रखिएगा और 3 गो Cl पे माइनस चार्ज पड़ेगा, तो यहां पे क्या चार्ज पड़ेगा 3+। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। आने एग्जाम्पल लिख दें, CONH3 Cl3 कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हुआ है NiCO4, CO ओ बड़ा वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल कहते हैं इसको। इस पे ना अगला कोई है ना पिछला कोई है क्या, अगला पिछला, तो चार्ज कभी आएगा क्या इस पे। और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये भी न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही होता हमेशा। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स में आएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आएगा। ये बात जानकारी में आपकी होनी चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट में यदि मेटल लिखा हुआ है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में नॉन मेटल लिखा हुआ है तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, और यदि आगे पीछे कोई नहीं है और इस पूरे ब्रैकेट पे चार्ज भी नहीं है तो वो तो न्यूट्रल ही है। क्या डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, डिफिनीशन तो इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, यही ना बोलेंगे, आई चार्जलेस कॉम्प्लेक्स आयन। डिफिनीशन तो वही पुराना वाला है, लेकिन यहाँ रहेगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायन मतलब माइनस चार्ज कहीं पे दिखेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो डिफिनीशन के लिए क्या लिखोगे, निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन। नॉर्मल Cl- को सिंपल आयन कहते थे, Cl- को सिंपल आयन कहते, और इसमें चूंकि एक से ज्यादा चीज मिला हुआ है इसलिए इसको कैसा आयन कहते हैं,
कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और इसमें क्या लिख देंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। तो न्यूट्रल तो है ही है, चार्जलेस लिख देते हैं बाबू, चार्जलेस। ये देखो लिखने से भी कंफ्यूजन है, चार्जलेस लिखे हैं तो बाद में पूछिएगा इसमें कहाँ चार्ज है, वो तो चार्जलेस है। लेकिन नहीं, हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन की बात की है, तो कॉम्प्लेक्स आयन तो ये है, इस पर हटने के बाद तो पॉजिटिव चार्ज पड़ ही जाएगा ना, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और लिखना मैंडेटरी नहीं है, यदि इस तरह से लिखते हैं तो ये आपको समझना मैंडेटरी। वो आयंस बनाए उसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिएगा, वो बहुत धोखा देता है, हम आपको बता रहे हैं। अरे बचपन सबको बहुत धोखा मिलता है, वो एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में भूल जाता है। तो उस तरीका से आपको खुद ही याद रहेगा, खुद ही पता चलते रहेगा। क्योंकि अगला टॉपिक नोमेनक्लेचर का आएगा तो उसमें नियम है, तो नियम में सिर्फ ये बात होता है कि फॉर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हम ये लगाएंगे और कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हम ये लगाएंगे। हो गया। नाउ द लिगेंड। अब अगल बगल के सब कुछ हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड। लिगेंड भी इसी में अलग से नहीं, इसको स्पेशल नाम दिया गया है ना, इसको स्पेशल नाम दिया गया है। जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन इंटिटी में रहता है उसी को लिगेंड कहते हैं, है ना। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या फिर एनायंस होगा। रेयरली कैटायंस भी कभी कभी होता है, लेकिन दो चार जगह पे होता है, इसलिए उसका नाम नहीं आता है ना। तो बड़े नेक्स्ट इज लिगेंड। लिगेंड एच लगा दीजिए, लिगेंड से लिख दीजिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन which directly bonded to central atom called as ligand. न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन और बोथ which directly bonded to central atom of the coordination compound
called as ligand. Neutral molecule, anions or both, which directly bonded to central atom of the coordination compound called as ligand. मतलब जब जिसको अभी तक सिर्फ नाम स्पेशल वाला नहीं दिए थे, बाकी बातें तो इसी की हो रही थी। सब क्लियर है? क्या कहेंगे अब इसको बताओ। सेंट्रल एटम, इस दोनों को क्या कहेंगे? हाँ, जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ जाएगा और एनायंस भी आ जाएगा, इसको क्या कहेंगे अलग से? बस मेन रोल यही तीन प्ले करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रा और स्फेयर, ये सब सिर्फ आपके टर्मिनोलॉजी को पढ़ाने के लिए, बातों को समझने के लिए। लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तीन चीज होता है। एक सेंट्रल एटम होता है, एक या दो लिगेंड होता है टाइप का, एक दो टाइप का लिगेंड होता है, चाहे वो अकेले ही रहे, और एक काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं भी होता है। जैसे NiCO होल 4 लिखे थे, उसमें कहाँ कोई काउंटर आयन था। लेकिन दो चीज तो बिल्कुल रहेगा बच्चा, सेंट्रल एटम और लिगेंड, ये दोनों के बिना तो नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों के बिना तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये दोनों के बिना नहीं बनेगा। एक और कैरेक्टर लिगेंड का, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। कोबाल्ट में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जो सेंट्रल एटम है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। पिछले दिन फोटो बनाए थे, कुछ कुछ हिंट तो देते रहते हैं। CO ऐसे ऐसे करके फोटो बनाए थे, 4 गो NH3 है, अभी इसका फोटो बना रहे हैं यहाँ पे। 4 गो NH3, NH3 पर क्या है वो देगा। पूरा केमिस्ट्री की परेशानी का कारण तो यही लोन पेयर, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन। ये कहां पे देगा? तो कोबाल्ट के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। कोबाल्ट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर रखता है। यही रिश्ता है ना दोनों के बीच, इसी से ना कंपाउंड बनाइए। NH3 अपना लोन पेयर ही तो दे रहा है, NH3, और इधर में Cl भी इलेक्ट्रॉन ही दे रहेगा, Cl। यही तो बात हुआ है, ऊपर बना दिए। और Cl पे माइनस होता है 8 गो इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज तो रहेगा ही ना। तो कहने का मेरा क्या सेंस है कि सेंट्रल एटम को वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और लिगेंड को क्या होता है? बोलो रे, तो देख रहे हो लिगेंड को क्या होता है? लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होता है। इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो लुईस बेस नहीं होगा। तो सेंट्रल एटम जब लुईस एसिड है तो लिगेंड का नेचर हमेशा लुईस बेस होता है। लिगेंड का नेचर हमेशा लुईस बेस होता है ना। तो लिगेंड के ही पॉइंट में ये भी छिपा हुआ बात है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात है। लिगेंड्स आर लुईस बेस, चूंकि इसके पास है और कोबाल्ट के पास नहीं है। जो हम गंदा बात बोलते हैं ना, ठीक है, यहीं पे लगाना वो गंदा बात, समझ जाओगे। इधर उधर लगा दोगे तो गड़बड़ा जाओगे। अब लिगेंड
लुईस बेस होता है। कहने का मतलब याद रखने के लिए बताया कि इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास है लोन पेयर। जिसके पास होता है लोन पेयर, जिसके पास, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, उसी को कहते हैं लुईस बेस। और जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको कहते हैं लुईस एसिड, है ना। इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को और इलेक्ट्रॉन रिच को वहां भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, याद करके बताओ। हाँ, न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस, और इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं लुईस एसिड को। आने की ये कोई हैरत की बात नहीं है यदि इसमें पूछ दे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आपको कोबाल्ट ही टिक लगाना है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है तभी ना न्यूक्लियस से लव करे, कोबाल्ट से लव कर रहा है। CO पे प्लस चार्ज उठेगा हमेशा, CO पे हमेशा प्लस चार्ज उठेगा, तब पॉजिटिव चार्ज लवर तो ये है ही है। और ये Cl पे माइनस चार्ज उठेगा तो नेगेटिव चार्ज लवर है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो आज तक नहीं पूछा है तो तुम लोग नहीं जानेगा, आप पूछ देगा तो कहेगा जा इलेक्ट्रोफाइल तो कार्बन वाला में पढ़ाते थे सर, ये तो इसमें पूछ दिया है। ये कोबाल्ट क्या है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते, बिल्कुल कह सकते। और ये दोनों क्या रहेगा, यानी लिगेंड क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो आपका दिमागी टेस्ट लेता है कि खाली कार्बन कार्बन वाला जानता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। जैसे लुईस एसिड लुईस बेस पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है, वैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूछ देगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन। पढ़े, लिगेंड जो है 3 टाइप का होता है कह सकते हो। यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। लिगेंड 3 टाइप का होता है। कौन कौन, डेंटेड, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड जैसा कि नाम है, यूनि मतलब आप लोग जान रहे हैं एक ही ना। एक्चुअली में डेंटेड जो वर्ड है ना, डेंटिसिटी एक वर्ड है, डेंटिसिटी लिगेंड की 1, डेंटिसिटी लिगेंड की 2, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी और डेंटिसिटी मोर देन 2, डेंटिसिटी मोर देन 2, डेंटिसिटी मोर देन 2, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड सब होता है, लेकिन उसको कलेक्टिवली कह देते हैं पॉलीडेंटेड। जब ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड लिखना है तो कह देते हैं पॉलीडेंटेड। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिस्ट तो दांत ठीक करने वाले को बोलते हैं, यहाँ डेंटिसिटी है कितना इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, मॉलिक्यूल जो लिगेंड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है।
उसको बोलते हैं डेंसिटी। यदि एक मॉलिक्यूल लिगेंड में एक ही डोनर एटम है तो यूनिडेंटेड। समझ में आने के लिए डाइडेंटेड सीखना पड़ेगा तुम लोग को, तुरंत बताते हैं, तुरंत समझना चाहते हैं ना। आजकल बच्चा इंतजार कहाँ कर रहा है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कहता है छोड़ देते हैं, ये वाला से कई नंबर आएगा। है ना, है एकदम समझना चाहेगा ये। देखो डेंटिसिटी, डाइडेंटेड देखोगे तो समझ ज्यादा बढ़िया आएगा। CH2NH2, CH2NH2, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, दूसरा लिख रहे हैं CH2NH2, दूसरा लोन पेयर। मॉलिक्यूल तो एक ही है, ये मॉलिक्यूल तो थोड़े है, एक ही है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन भी देगा रखने के लिए और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा रखने के लिए, है ना। एक जो सेंट्रल एटम मेटल का रहेगा, उस मेटल एटम को एक ही मॉलिक्यूल दो एटम से इलेक्ट्रॉन देगा। एक ही मॉलिक्यूल दो एटम से इलेक्ट्रॉन देगा। डेंसिटी कितना हुआ? 2। और सिर्फ अभी अमोनिया था, देख रहा था तुम लोग, NH3। तो इस मॉलिक्यूल में तो यही एक नाइट्रोजन एटम, एक ही नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, मेटल चाहे जो भी रहे। 6 को देना है तो 6 बार अमोनिया लिखना पड़ेगा, 6 बार देना है इसको तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा। समझ रहा है मेरी बात? अरे गधा, इसमें कुछ गलती बोल रहे हैं क्या? देखो क्या बोल रहे हैं, एक वो मॉलिक्यूल, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन। क्या बोलते हैं? इथिलीन डाइअमाइन, EN शॉर्टकट में, ठीक है। इथिलीन डाइअमाइन एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कितना है ना, 2 नाइट्रोजन एटम है जिससे कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कि नहीं। इसीलिए इसकी कहते हैं डेंसिटी हो गई 2। और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और यदि मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक ही नाइट्रोजन रखा है ना, अमोनिया OH-, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है क्या। Cl माइनस करके देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, Br एक एटम है। तो ये सब जो लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? यूनिडेंटेड लिगेंड है ना। कहीं कहीं ऑक्सीजन 2- अकेले 2 इलेक्ट्रॉन देता रहता है, यूनिडेंटेड लिगेंड। लेकिन अब एक और आयन लिख रहे हैं, अलग अलग करके लिखते हुए तो दिखा रहे थे, दांत दिखा रहे थे। एक्चुअली में दोनों दांत से मेटल को पकड़ाया। अल्टीमेट हम कहने वाले यही हैं कि जिसमें एक ही जो है मॉलिक्यूल 2 दांत से पकड़ लिया है, जैसे हम अभी पकड़ लिए इसको दोनों हाथ से। डाइडेंटेड ऑक्सलेट आयन देखना, CO- ये और CO-, ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां पर कितना अवेलेबल एटम है? तो कैसा लिगेंड बोलेंगे? डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और यदि एक ही मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा रहा देने वाला एटम, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसका भी फोटो बनाएंगे, उतना जगह में बनेगा नहीं, डिफिनीशन भी तो लिखना है। यूनिडेंटेड लिगेंड किसको कहेंगे? सच मॉलिक्यूल और आयन, सच मॉलिक्यूल और आयन which has only one donor atom, which has only one electron donor atom,
इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही एटम रखता है एक मॉलिक्यूल, तो कहेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, ये देखो मॉलिक्यूल था, ये देखो आयन था। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन which has two electron donor atom, टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एक मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, तो क्या बोलेंगे? डाइडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड क्या लिखेंगे? सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल which has more than two electron donor atom called as पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसमें टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड ऐसे करके आएगा। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन which has only one electron donor atom called as यूनिडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड का लिख रहे हैं यहां पे डिफिनेशन। सच टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एन आयन which has two electron donor atom called as डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड को कहीं कहीं बाइडेंटेड लिगेंड भी लिखा है। और पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलो तुम ही लोग। सच टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एन आयन which has more than two, ठीक तो बोलता है मोर देन टू। याद करने का इससे अच्छा क्या तरीका होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। अभी ऐसा थोड़े कि फिर लिख के जनवरी में टाइम दोगे इसको याद करने का कि अभी ये पढ़े अभी ये याद कर लेना है। हाँ देखिए कर भूल जाएंगे फिर से। तब मोर देन टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कॉल्ड एज पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। हाँ ठीक बात है। 15 से स्टार्ट कर रहा है, इसी खरमास लग जाएगा यार। शुरुआत करने के लिए कुछ होता नहीं है ना। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो है ऐसे भी शुरू क्या करिएगा इसमें, तो खरमास वाला टाइम। तो 15 जनवरी से शुरू करिएगा। जब उस दिन 15 तारीख से शुरू करोगे ना तो दिन लगेगा 15 दिन तो बचा है परीक्षा में। और पहले फिजिक्स है, तब फिजिक्स पढ़ूँ कि केमिस्ट्री पढ़ूँ, फिजिक्स पढ़ूँ कि केमिस्ट्री, तक लगेगा फिजिक्स से पढ़ लेते हैं। पहला दिन तो फिजिक्स है ना। अब फिर मैथ है, चाहे मैथ है फिजिक्स है, तो फिर केमिस्ट्री कहना पड़ेंगे। तो केमिस्ट्री अच्छा 2 दिन गैप मिलेगा ना, शनिचर इतवार, उसमें पढ़ लेंगे। और एग्जामिनेशन वाले रात में 7 बजे सूत के कहेंगे भाईवा को कि ये तुम पढ़ रहा है ना, 10 बजे सूतना तो हमको जगा देना, कल परीक्षा है केमिस्ट्री का, हमको जगना है। और 10 बजे भैया जब जगा रहा है, भैया भैया उठिए ना 10 बज गया। अरे सूतो ना, थोड़ा सा और सो लेते हैं तब जग जाएंगे। तुम अपने सो जाओ, हमको रहने दो, हम जग जाएंगे, जाओ सूतो तुम। 4 बजे फिर जब बातें होगी तो कहेगा अब इतना दिन में कुछ हुआ नहीं यार, तो 2 घंटा में कहाँ हो जाएगा। हमारा अभी सूते दो। अब देख लेंगे सेंटरे पर जो होगा सो। देखिए एक्सपीरियंस से कहते हैं।
हाँ, तो ये नहीं करना है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये अभी पढ़ के अभी ये खत्म करोगे, डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड तो लिख ही देंगे, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन आप वो करिएगा, ये बता रहे हैं, गलतियां बताते हैं हम लोग ताकि वो आप ना करें। इथिलीन डायमाइन देखे, ऑक्जेलेट को OX लिखते हैं, जैसे इसको EN लिखे हैं ना, वैसे ही इसको क्या लिखते हैं, बैल। ऑक्स मतलब तो बैल ही होता है यार, बचपन से तो यही पढ़े थे, ऑक्स, है ना। ऑक्जेलेट आयन को ऑक्स लिखते हैं, इथिलीन डायमाइन को इन लिखते हैं। हो गया, उसका एग्जाम्पल बताना है अभी। ये सब एग्जाम्पल का एक साथ का कोई जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर में यही पढ़ते रहेंगे हम लोग, है ना। वो अपने अपने आते रहेगा, यूनिडेंटेड नामांकन जब पढ़ लेते, अगला दिन संडे को पढ़ेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर, तब वो खुद खुद आएगा। ढेर सारा कॉम्प्लेक्स 50-60 तो करना ही पड़ता है नोमेनक्लेचर, तब 50-60 जब आएगा तो उसमें लिगेंड्स भी आएगा, कोई ऐसा रहेगा कोई वैसा रहेगा, और संडे का टाइमिंग टाइम ने जो अंतिम में कह देंगे वही हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद ही कहते हैं। अब वो देख लेना, उसके लिए इशू नहीं बनाना है हर बार, अब ये खत्म करने वाला मुहिम चल रहा है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। अरे लिखना जल्दी नहीं हुआ है, बैठा हुआ है इसी और नहीं हुआ, जैसे लगता है ना कि आजकल नहीं समझ में आया, नहीं हुआ है, ये सब कह करके अपना इज्जत बढ़ाता है कि क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, पता नहीं चलता है। अभी नहीं हुआ मतलब लिखने में बड़ी कमजोर हैं आप, यही ना साबित कर रहा हूँ। तो आप कहिएगा नहीं हम पहले समझ रहे थे, हम जो समझते हैं वही लिखते हैं, तानी समझदानी आपका छोटा है, ये सब बेइज्जती वाला बात ना है। नहीं हुआ है। हाँ, आजकल वो फैशन हो गया है, नहीं हुआ है, लिखना चाहिए तो नहीं, क्या होगा। हालांकि इम्पॉसिबल वाला वर्ड नहीं डिक्शनरी में, और यही नहीं हुआ है। हम कह रहे थे यूनिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स ढेर सारा हो, उसी तरह से डाइडेंटेड भी होगा, पॉलीडेंटेड भी होगा। पॉलीडेंटेड थोड़ा कम रहता है, लिखें। अब देखो एक बच्चा उसके बगल में ठीक बोल रहा था, खुद ही से बोल रहा था, हम तो उसका जो बोला वही लिखे, सच टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन आयन विच हैज मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। बगल वाला कहता अभी लिखवे नहीं किए, अरे नहीं लिखे तो अपने से लिख ले। समझने के बाद तो यही होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। एग्जाम्पल के लिए डिफिनेशन तो लिख दिए हैं, एग्जाम्पल्स देखो तुम लोग को सिखा देते हैं एग्जाम्पल बनाना। एग्जाम्पल बनाना कैसे है, अभी एक मॉलिक्यूल देखा था ना CH2 NH2, अभी नहीं लिखना। हाँ, ऐसा भी हम नहीं कहते कि जल्दी जल्दी सब लिखे हुए खाली रहो, अब समझो जो बोल रहे हैं। NH2, ठीक है, हाइड्रोजन को हटाओ, ठीक है, एगो हाइड्रोजन इससे हटाओ,
एगो हाइड्रोजन इससे हटाओ। सिखा रहे हैं, रटा नहीं रहे, रटना रहता लिख देते फट से। एगो हाइड्रोजन इससे हटाओ और एगो हाइड्रोजन इससे भी हटा दो, ठीक है। और इसमें लिख दो CO माइनस, इसमें लिख दो CO माइनस। ऑक्जेलेट आयन भी तो लिखे ही थे, तोड़ दिए, इसका H हटाए इथिलीन डायमाइन में और लिख दिए CO माइनस, CO माइनस। सुनो, पहले सुनो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, उस ऑक्जेलेट आयन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसके पास और इसके पास भी लोन पेयर। कितना दांत है इसको? 4। डेंसिटी इज 4, है ना। इस 4 दांत से पकड़ेगा, डेंसिटी 4। टेट्रा, पॉलीडेंटेट के जगह पे इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं टेट्रा डेंटेट लिगेंड, ठीक है। बनाना सिखा रहे हैं, सीखना फिर। CH2 NH, CH2 NH, H2 तो पहले से था तो H हटा दिए थे, इस बार एगो और H हटा देना, एक और H हटा देना, ठीक है। एक ठो CO माइनस लगा दो, एक ठो CO माइनस लगा दो, CH2 CO माइनस लगा देते हैं इस बार। एक मिनट, CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, इस एन में भी 2 बार लगेगा, CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस। कितना दांत है इसको? ये हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसीलिए डेंटिसिटी वर्ड को दांत से हम जोड़े थे, क्योंकि हमको बताना तो यही था इलेक्ट्रॉन डोनर एटम का मतलब है वो कई गो दांत लगाया, एक गो लगाया, 2 गो लगाया, 6 गो दांत लगाया। एक गो कोबाल्ट पे एक ही मॉलिक्यूल ही आएगा और 6 डिब्बा उसका भर देगा। भर देगा कि नहीं भर देगा? बोलो, भर देगा कि नहीं भर देगा? एगो कोबाल्ट रहेगा ऐसा, इससे भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, 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 इससे भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। ये फोटो जो बना रहे हैं, फोटो पॉलीहाइड्रा नहीं बना रहे, है ना। वो तो ऑक्टाहेड्रल जैसे जैसे देता था वैसे ही वैसे देगा। ये वाला नाइट्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। हम यहाँ पर सिर्फ 6 बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, कितना इलेक्ट्रॉन डोनर एटम? एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, न लिखना उचित नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 जोड़ने लगेगा फिर, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम है स्पेशल और इसका बहुत दूर दूर तक पहुंच भी होता है, मतलब बहुत दूर दूर तक परीक्षा में पूछा गया है ना। EDTA, 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 हाँ ये हर 1-2 साल में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। 2-3 तरीके से दिख जाता है। एगो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ EDTA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये सब कर 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 करके ये आता रहता है। कभी कभी फोटो यही वाला फोटो बना देता है। आप पूछता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, 1-2 साल पहले के IIT की परीक्षा में देख सकते थे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में फोटो बना हुआ था और पूछ रहा था इसमें कितना डोनर एटम है, बस इतना ही। जो अभी पूछे कितना दांत है, हम पूछे तो कितना दांत था इसमें? 6 गो। इसको बोलते हैं एक्चुअली में, कॉमन नाम है इथिलीन डायमाइन टेट्रा टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट।
ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी कुछ कहेंगे, ऐसा थोड़े इसको कोई नहीं पूछता है तो इसको नहीं कुछ कहेंगे। इथिलीन डाइएमाइन डाई फॉर्मेट। ऑक्जेलेट रहने कहाँ दिए, तोड़ दिए ना। ऑक्जेलेट तो सी और सी में बॉन्ड रहेगा तब, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट हो गया। टेट्रा डेंटेड लिगेंड है ये, और ये ईडीटी एक ऐसा डेंटेड लिगेंड है, हेक्सा डेंटेड लिगेंड। हाँ अभी कहाँ, हाँ ठीक किया। हाँ वो तुम लोग सब पोटेंशियल वाला है, खाली बदमाशी कर करके ऐसे लिखता नहीं, नहीं समझे, गपियाने ही चक्कर में रहता है, कुछ कुछ दिमाग में पैरेलल गप चलाता है। पोटेंशियल में कमी कहाँ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करे। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद नहीं करना, जो तरीका समझाए ना बस वही तरीके पर रहना है, कि इथिलीन डायमाइन केवल दिमाग में रखना है, और उसी का हाइड्रोजन हटा हटा के जोड़ना है। वो तरीका सीख गए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ऐसे ई था ऊ था, ईडीटीए में क्या क्या था, तो वो अलगे एक ठो हैवॉक क्रिएट रहता है दिमाग में कि अरे बड़ी बड़का वो मॉलिक्यूल था। तो कुछ नहीं करना है, वो CH2NH2 हटा के जोड़ देना है। एसीटेट नाम है ही है, तो एसीटेट में तो एसिटिक एसिड रहेगा तब ना एसीटेट होगा। हो गया। बढ़ जाए, चीनिए वैसे ही खोजिएगा, एक दो मॉलिक्यूल देंगे। CH2CH2NH, CH2CO-, NHCH2CO-। आप लोग इसका नाम बताइए। NHH2 नहीं, कितना दांत है इसको, ये देखो ये भी तो दांत ही है, ये तो है ही है। फिर जलंत फन बोल रहा है, 1 2 3 4। कैसा डेंटेड लिगेंड है, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। क्या नाम हो सकता है इसका, इथिलीन। और इथिलीन किसको बोल रहे हैं समझ रहे हैं, डायमाइन किसको बोला जा रहा है समझ रहे हैं, डायमाइन। अभी ये डाइएसिटेट नहीं है, नहीं पूछता है इसका मतलब होता नहीं है थोड़े। एसीटेट CH2CO-, पिछला वाला फॉर्मेट था। ई डी, टी छोड़े हेड, ई डी, बोलो अगला, ई डी डी ए, ई डी टी ए का छोटका भाई, इथिलीन डायमाइन डाइएसिटेट, है ना, इथिलीन डायमाइन डाइएसिटेट। सोचो समझो फिर लिख दो।
लिखो। हो गया। एक मॉलिक्यूल और देखो, एन लिखें, CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। बताओ कै दांत, कै दांत? डेंटिसिटी इसकी 4 थी। कितना? अरे तो ऐसे क्या बोला, दिखता नहीं है जी। नाइट्रोजन को कैसे दिखेगा, आज सिखाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। यहाँ से ना शुरू करना चाहिए। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो एगो लोन पेयर है, तो एगो इडेंटिसिटी हो गया। एगो नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर है, एगो यहाँ पे लोन पेयर है, एगो यहाँ, और कहाँ कार्बन के पास लोन पेयर है। तो जहां लोन पेयर है वही ना इलेक्ट्रॉन देगा क्या? तो टेट्रा डेंटेट लिगेंड है ना, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी ऐसे लिखा रहता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए भी बना रहे हैं कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर पे खुद ही छपा रहता है। आपसे सिर्फ डेंटिसिटी पूछ देता है कि ये टेट्रा डेंटेट है, हेक्सा डेंटेट है, डाई डेंटेट है, और कोई विशेष बात नहीं है ना। इधर में हाल फिलहाल के 2-4-5 साल ही के क्वेश्चन में पेपर में देखिए दिखने लगेगा सब। और ये जो एरो उठा रहे हैं, ये मेटल के पास जा रहा है ना। ये एरो जो उठा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? मेटल के पास जा रहा है। नाम सोचो है, एन ट्राई इथाइलेमाइन जस्टिफाई कर रहा है। नहीं, ट्रीस है, ट्रीस है ना, 3 बार है ना, तो ट्रीस है। इथाइलेमाइन तो है ही है, ये इथिलीन एमाइन, ठीक है। और ये नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे NH3 होता है, अमोनिया है ना। तो ट्रीस इथिलीन अमाइन, और ट्रीस लिखते हैं तो तुमको पता है कि इसको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। 20 ट्रीस याद है? ट्रीस इसका नाम हो गया इथिलीन अमाइन, और नाइट्रोजन का कंपाउंड है अमोनिया। हाँ नया है लिखल। चलिए ठीक है, हो गया। तो डेंटिसिटी समझ में आई। और लिगेंड के लिए बात होता है, चीलेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड? चीलेट लिगेंड किसको कहते हैं, तो सुनिएगा, यहीं पर था। बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब लिगेंड को कलेक्टिवली हम लोग चीलेट लिगेंड कहते हैं। यानी कि यूनिडेंटेट के अलावा जो दो टाइप था ना, वो दोनों टाइप को जोड़ के चीलेट लिगेंड कहते हैं, है ना। मतलब एक तो यूनिडेंटेड और बाकी इतना सब जो था वो दोनों मिला के कैसा लिगेंड? चिलेट लिगेंड। जानते हो चिलेट क्यों? चिलेट फॉर्मेशन होता है जो ऑक्टोपस करता है, ठीक है। ऑक्टोपस को 8 गो हाथ होता है, नहीं एगो बॉडी 8 गो हाथ है इसे पकड़ के।
और जब वो शिकार करता है तो ऐसे जो पंजा फैलाता है, वो आठों हाथ, पंजा नहीं आठों हाथ, और ऐसे करके अपने तरफ मोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द चिलेट फॉर्मेशन, और अपने पेट में शिकार को अंदर कर लेता है ना, यही है चिलेट फॉर्मेशन। अब बताइए कि पहले एक मॉलिक्यूल को 2 दांत था, फिर 4 दांत था, फिर 6 दांत था, तो ये वो सेंट्रल एटम को अपने कब्जे में कर लिया कि नहीं, आठों तरफ से पकड़ लिया कि नहीं, 6 तरफ से, कोई 4 तरफ से पकड़ा कि नहीं पकड़ा, क्या, दैट इज कॉल्ड चिलेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज चिलेट लिगेंड। और दूसरी बात ये कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेट लिगेंड होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है यूनिडेंटेड लिगेंड से। तो दो बात करेंगे, चिलेट डाइडेंटेड and polydentate ligands collectively called as खाली टर्म सब याद दिमाग में रहना चाहिए, डिफिनीशन में कुछ है कहाँ, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, जिसमें डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड कहते हैं, है ना, चिलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, complex having chillet ligand are more stable than unidentate ligand. Complex having chillet ligand are more stable than unidentate ligands. अनईडीटीए को हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहेंगे और उसी को चिलेट लिगेंड भी कहेंगे, कोई दिक्कत, चिलेट लिगेंड के पार्टिकुलर कोई कहेगा एक दो एग्जाम्पल दे दो, तो जितना याद रहे, इथिलीन डायमाइन, ऑक्सलेट, ईडीटीए, EDDA, these all are the chillet ligand. EN से, अरे EN से इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन है ना, इथाइल नहीं कहिए, इथिलीन डायमाइन है ना, एक्चुअली में इथिलीन डायमाइन काहे कहते हैं, सब में लॉजिक है, थोड़ा स्थिर से समझो, इसको क्या कहते हैं, इथिलीन। अब इसका सिंगल बॉन्ड को तोड़ के, सिंगल बॉन्ड को तोड़ के NH2 जोड़ दिया, तो इथिलीन से बना ना, कॉमन नेम का तो यही ना चक्कर था कि मॉलिक्यूल जहां से बना उसी पर नाम रखेगा, तो इथिलीन से बना था इसलिए इथिलीन डायमाइन नाम है ना। OX से ऑक्सलेट आयन, EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन डाइएसीटेट है ना। ETA में भी होगा इथिलीन डायमाइन मोनोएसीटेट, इथिलीन डायमाइन ट्राइएसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, बस पेंटासीटेट ना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को दो दो हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब एक और लिगेंड होता है जिसको कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, है ना, एम्बी
ए वैसे से क्या करता है? एम्बिडेंट, हाँ ये भागने वाला आदमी अलग से को प्रेशर बना देता है कि लगता है हो गया है। हाँ वो पौने पौने वाला है, उसको लोटा पार्टी कहते हैं। जैसे गांव घर में 4:30 बजे दूसरे को फिक्र हो जाता है ना कि उनको लेके जाना है उनको जाना है चाहे नहीं जाना है, वो 4:30 बजे से वैसे ही यहाँ पे झोला पार्टी, किसी को जाना रहे चाहे नहीं जाना रहे, पहले से वो दस्तक देते रहता है, चल रहे एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड जानते हो? ये लिगेंड तो अपने में, हाँ ठीक है लिख देंगे सर कॉमनली एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड जो है ना, ये लिगेंड जो है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, उसको एमबी या एम्फी भी कहते हैं। एम्फीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड और एम्बीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, है ना। एम्फी है, ये सब में वर्ड एमबी तो है ही नहीं, एम्फी है। एम्फी मतलब मॉलिक्यूल एक ही हो, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम भी दो नहीं हो। यदि दो हो जाएगा, यदि दो हो जाएगा तो डाइडेंटेड हो जाएगा। अब कैसे होगा? मॉलिक्यूल एक ही है और दोनों तरफ से देता है। हम नहीं कहें दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, हम कहें दोनों तरफ से देता है, एक ही मॉलिक्यूल का एटम से। एटम भी एक ही है, ठीक है। अब ये कैसा है? तो वर्ड आएगा एम्फी, एम्फीडेंटेड। उसको भी बचवा कह रहा है तो डेंटेटे कर देते हैं। डेंट ठीक नहीं है, डेंट तो गाड़ी में लगता है। डेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फी मतलब क्या? बोथ, एम्फी बोथ। अब ये होगा कैसा? अभी तक समझ आ रहा है कुछ? क्या आप बोल रहे हैं सर? जो दोनों तरफ से देता है, Cn है, सुनिएगा पहले मेरी बात। Cn पे माइनस साइनाइड आयन है, एक बार में इसका डोनर एटम नाइट्रोजन है जिससे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यूनिडेंटेड है ये। एम्फीडेंट लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन देता दोनों तरफ से। कैसे? सो सुनिए, Cn माइनस में नाइट्रोजन दिया, Cn माइनस में नाइट्रोजन दिया, Cn माइनस में कौन इलेक्ट्रॉन दिया? नाइट्रोजन दिया, और Cn माइनस में इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दिया। बोलो, ऐसे लिगेंड को, ऐसे लिगेंड को एम्फीडेंट लिगेंड कहते हैं। मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन दिया नाइट्रोजन भी दिया इलेक्ट्रॉन, और एक बार कार्बन भी दिया, इसीलिए इसको एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये डाइडेंटेड नहीं होता है, इसमें जो दो एटम होता है बारी बारी कर करके दो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, बारी बारी करके लेके, इसलिए नाम एम्फीडेंटेड अलग करना पड़ा। एम्फीडेंटेड लिगेंड कैसा लिगेंड होता है? यूनिडेंटेड की डाइडेंटेड? हाँ, सबसे बढ़िया कंफ्यूजिंग सवाल यही होता है। एम्फी मतलब लगेगा कि दो बोथ होगा, तो दो एटम्स खोज, दो एटम नहीं, एक बार में एक ही एटम। और मॉलिक्यूल है NO2, NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा एक बार, एंड ONO दूसरी बार ऑक्सीजन देगा, ठीक है। मॉलिक्यूल तो दोनों NO2 ही है ना। इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। HCN नाइट्रोजन दिया, एंड NCS सल्फर दिया, है ना। मॉलिक्यूल तो एक ही है,
लेकिन बारी बारी करके इसी का 2 एटम इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 एटम भी कहने से बचते हैं, उसका परफेक्ट समझने का तरीका वही है जो दोनों तरफ से दे, उसको कहते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड, है ना। क्योंकि 2 डोनर एटम जहां कह दिए तो कंफ्यूज कर जाएगा बात डाइडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। वो एक बार में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा सेंट्रल एटम को, दूसरी बार में कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों का नाम एक्चुअली में अलग अलग हो जाता है। ये साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। ये नाइट्राइल है तो ये आइसोनाइट्राइल है, ये नाइट्रो है तो ये आइसोनाइट्रो है, और ये साइनेटो है तो ये थाईसाइनेटो है, ठीक है। तो नाम भी अलग अलग है। और यहाँ पर नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि यदि NO2 है कहीं पर तो क्या लिखेंगे, और ONO है तो क्या लिखेंगे, है ना। तो इसमें O नाइट्राइटो लिखाता है, उसमें N नाइट्राइटो लिखाता है, ये सब बातें आएगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड या एम्फिडेंट लिगेंड किसको कहेंगे? लिगेंड, अब देखो कितना यहाँ पे टफ होता है, विच हैज 2 डोनर एटम लिख देंगे तो गलती हो जाए, तो डाइडेंटेड हो जाए, है ना। कैसा लिगेंड, अब कैसे लिखे यहाँ पे, बोथ साइड डोनेट इंग्लिश यूनिडेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड कैसा डेंटेड लिगेंड है? यूनिडेंटेड लिगेंड बीच हैज 2 डोनर एटम लिखेंगे ही गड़बड़ा जाएगा बात। बीच हैज तो यूनिडेंटेड तो हो ही गया, यूनिडेंटेड मतलब 1 डोनर एटम, बीच हैज अल्टरनेट डोनर एटम, है ना, बदली बदली करके अल्टरनेट डोनर एटम कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड, और साथ में कुछ और जोड़ना है, अल्टरनेट मॉलिक्यूल, अल्टरनेट डोनर एटम से नहीं साफ हो रहा है, मतलब और इसमें कुछ जोड़ना है। एम्बिडेंटेड लिगेंड व्हिच हैज अल्टरनेट डोनर एटम इन द सेम, इन द सेम, सेम ही में अल्टरनेट डोनर एटम, इन द सेम, ब्रैकेट में लिख लेना और मतलब समझना, ऊपर में नीचे में कहीं पर, which has alternate donor atom n साइनो सी साइनो या आइसोसाइनो कह सकते, इन उन काहे के लिए भी लिखे तो आगे लिखे भी करेंगे, साइनो आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्राइटो, एन थायोसाइनेटो, एस थायोथायरस, एस आइसोथायोसाइनेटो। तो यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, चिलेट, डेंटिसिटी, ये सब नया नया शब्द आपके दिमाग में जुड़ा। एक डिफिनेशन और बोले, द आयन और मॉलिक्यूल
which coordinate through two atom, टू डोनर एटम नहीं, कोऑर्डिनेट थ्रू टू एटम। देखो इसको पहले जज करके देखो दिमाग, which coordinate through टू एटम, टू डोनर एटम नहीं, टू एटम। सब में है, देखो पूरा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, टू एटम, मॉलिक्यूल तो एक ही है लेकिन ये कोऑर्डिनेट करेगा दो एटम से, नाइट्रोजन से भी कार्बन से भी, ये कोऑर्डिनेट करेगा दो एटम्स, नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन से भी, कोऑर्डिनेट करेगा सल्फर से भी और नाइट्रोजन से भी, विच कोऑर्डिनेट थ्रू टू एटम, कॉल्ड एज एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, तो और कर करके लिख देना, यूनिडेंटेड लिगेंड, which coordinate through टू एटम, टू डोनर एटम नहीं लिखे, टू एटम सिर्फ, टू एटम, ठीक है, डोनर नहीं, टू एटम, कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। अभी 10 मिनट है, कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई ऐसे होता है लास्ट लास्ट में तुम लोग अभी लग रहा है जैसे बचपने वाला हाल है। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, उसमें कहीं कोई बेचैनी नहीं, हमारा टेमा तो दीजिएगा ना जी। कोऑर्डिनेशन नंबर, संडे का क्लास कितना बजे? अरे गधा का तब बंद रहेगा कि आपको नहीं पता है कि महीना दिसंबर का चल रहा है आप नहा के घाट, छठ वाला घाट पे नहीं गए थे, ठीक है, आप रह गए होंगे सुतले। तो छठ के घाट पे जब 4 बजे उठ के नहा के लोग जाता है ना, उस दिन दिमाग आ जाता है कि अब पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन लिखा करते हैं इसको, पहले से बताए हैं कि ये सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होता है? तो सेंट्रल एटम या मेटल एटम का जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो कॉल्ड एज कौन वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ मेटल, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, होता क्या है, ये तो ऑल्सो कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर का ही दूसरा नाम लिख दिए, सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन थोड़े हुआ, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी भी इसी को कहते हैं, सेंट्रल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी, यानी सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका भी है, जितना आपका नेबर है, जितना के टच में आप डेली रहते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बस इतना सही बात है, डायरेक्टली टच में रहना है, उसके थ्रू ना, जितना आदमी के डायरेक्टली टच में रहते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेंट्रल एटम का भी NH3 लिखा करते थे, डायरेक्ट टच में था 6 एटम का। NH3 5Cl लिखा करते 5 1 6 एटम का, है ना।
अभी हेक्साडेंटेट लिगेंड लिखे, इसमें 6 डोनर एटम है, कोबाल्ट को 6 एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना के टच में वो रहेगा? 6 के टच में रहेगा क्या? तो वही टच देखना है। तो यहां पर कहते हैं द नंबर ऑफ नेबर मॉलिक्यूल और आयन ऑफ सेंट्रल एटम called their coordination number, called their coordination number। है ना? नेबर का मतलब ही होता है टच में, जैसे आपका दीवार दूसरे के दीवार में टच करता वही नेबर है, तू घर बाद वाला नेबर ना है। ठीक है? जो सुबह सुबह में अपना घर साफ करके जो गंदगी निकले वो आपके दरवाजा पे कर दे उसको नेबर कहते हैं। ठीक है? उसी, उसी को नेबर कहते हैं। बाकी दो घर बाद वाला थोड़े गंदगी लेके आपके दरवाजे पर रखने आता है। वो तो जिसका घर बगल में, दरवाजा यहाँ दरवाजा वहां 3 फीट बाद है, तो झाड़ू से हटा दे आपके दरवाजे पे पहुंचा दिया, दैट इज नेबर। द नंबर ऑफ नेबर मॉलिक्यूल और आयन ऑफ सेंट्रल एटम कॉल दियर कोऑर्डिनेशन नंबर। है ना? ये आपके घर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ना कुछ होगा अगल बगल वाला। अब इसको और क्या कह सकते हैं? तो हम कहे जितना इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बस उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम या ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। of the central metal atom called as coordination number of central atom। चलिए कि 2 एग्जाम्पल देंगे बस बात खत्म, बाकी देखते ही रहेंगे। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ही तो करते रहना है। वो इतना कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नंबर होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा कि ये सब अपने से आप नाम जानिए और बात जानिए कि किसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए लिख दिए, देखिए समझाना क्या था हमको यहाँ पे, CONH3 हॉल 6 Cl3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, कितना होगा? 6। CONH3 हॉल 4 Cl2, एगो Cl बाहर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होगा? बोलो जल्दी। 4 और 2 डायरेक्ट टच में है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दिया, Cl भी इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है? देखते रहना, तो बस ये नंबरें जानने के लिए ना तुमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। और CO EN3 लिखा हुआ है इसे। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे बाहर में कुछ लिख देते हैं। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट पूछ रहा है, बताइए। बताए जी, भागने के चक्कर में सब रहता है तो कैसे बताएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का पूछ रहे हैं। ओए, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। कितना? 6 की 3। CO में 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
लेकिन एगो ईएन में 2 गो डोनर एटम होता है। इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर एटम था, तो एगो इथिलीन डायमाइन का 2 एटम डायरेक्ट टच में है कोबाल्ट का, तो अब 3 गो है, सब मिला के 3 दूनी 6, 3 गुना 2 काहे लिखे 3 गुना 2, ये बुझिएगा लिखने के बाद, है ना। यहां तो सीधा दिखता है 4 जोड़ 2 काहे लिखे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आयरन बताइए इसमें 6, चूंकि ईडीटीए में अकेले 6 एटम है जो आयरन के टच में है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यही सब छिपा छिपा बात है, इसी को दिमाग में डालना है, ये तो सामने दिखता ही है। संडे को हम लोग क्लास रखते हैं 12 बजे से, 12 बजे से क्लास कैसे रह गया, मतलब 12 बजे से रख ही रहे ना, 2 संडे से हम 12:30 बजे से ही रखते हैं, है ना। ऐसे तो हमारा 11 बजे ये फ्री हो जाता है, 1 घंटा आप लोग के लिए बैठते हैं, तो 12 साढ़े 12 बजे से लेके 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ाते हैं।